दोस्तों कहते हैं पुराने भारतीय समाज में पर्टिकुलरली हिंदू धर्म में समुद्र की यात्रा करना पाप समझा जाता था, क्योंकि भारतीय लोगों का मानना था कि जो विदेशी लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। और ये बात वास्तव में सच हुई जब यूरोपियन कंपनियां भारत में आई और उन यूरोपियन कंपनियों ने बिजनेस के नाम पे, व्यापार के नाम पे हमारे देश पे कई साल के लिए, सैकड़ों सालों के लिए कब्जा कर लिया। तो आज हम इन्हीं कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप जायसवाल और आपका स्वागत है सुपर एंजल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी कंपनियां किस सीक्वेंस में भारत में बिजनेस करने के लिए आई थी, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो भारत में बिजनेस करने के लिए पहुंचे थे। तो आज हम यही देखेंगे कि पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत में आए थे 1498 में, और सबसे बाद में 1961 में हमें उनको खदेड़ना पड़ा था सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा को आजाद करा के। तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के कुछ सालों में किस तरीके से गोवा के जो पुर्तगाली थे वो भारत में कैसे अपने पैर जमा पाए, किस तरीके से उन्होंने भारत में गोवा में अपनी राजधानी स्थापित की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से वास्को डी गामा के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है ये स्टोरी काफी लंबी है, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही नोट कर लिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए। और एक मेरे स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप थोड़ा मैप अच्छा बनाए, फॉर्मेलिटी ना करें, तो आज मैंने कोशिश की है कि मैप पे भी थोड़ा टाइम लगाऊं और मैप को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ये बाकी सारी चीजें आप बाद में देखेंगे। पहले बात करते हैं वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा आपको पता है 8 जुलाई 1497 को 1497 की डेट को पुर्तगाल के शहर लिस्बन, ये मैप में देख सकते हैं, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन शहर से चला था और मई 1498 में वो भारत में पहुंच गया था। और उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो सिर्फ यही था कि किसी ना किसी तरीके से पूर्वी देश, खासकर भारत का जो मसालों का बाजार है उसके लिए सी रूट खोजना था। ये मैनुअल फर्स्ट जो पुर्तगाल का राजा था उसकी स्पेशल हिदायत थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेन काम था कि आपको सी रूट की डिस्कवरी करनी है। और आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो पुर्तगाल से चला था और ये उसका सी रूट था। पुर्तगाल से चलने के बाद इस रूट से वो आया था, इस रूट से, और यहाँ पे अफ्रीका के तट पे केप ऑफ गुड होप से इन अफ्रीकन तटों पे आगे बढ़ता ऐसे बढ़ता और यहाँ पे बिजनेस भी करता गया। और यहाँ से किसी इंडियन ट्रेडर से, बिजनेसमैन से इंफॉर्मेशन लेके और वो बाद में इस रूट से आपका कालीकट पहुंच गया था। ये था रूट वास्को डी गामा का। इसके बाद, और लाइट ऑन कर ले होती है तो ना, उसकी लाइट बल्ब, तो इसके बाद क्या करता है वास्को डी गामा, कालीकट पहुंचता है। कालीकट के जो जमोरिन थे उनको लगा कि भाई कोई विदेशी व्यापारी आया, अच्छे गिफ्ट देगा, तो उसका भव्य स्वागत करता है, अच्छी तरह से वेलकम करता है। और कालीकट का जो जमोरिन था उसको अरब ट्रेडर से भी थोड़ी परेशानी थी, उसने सोचा कि कोई उनसे मुक्ति दिलाने वाला भी आ गया है। लेकिन थोड़े समय बाद ही वास्को डी गामा बिजनेस करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो लोकल अरब व्यापारी थे, जो अरब देशों के व्यापारी थे, उनका ज्यादा होल्ड था कालीकट में। उन्होंने पुर्तगालियों को, वास्को डी गामा को खासकर ज्यादा अपने पैर जमाने नहीं दिए। इसके अलावा जो कालीकट का जो जमोरिन था, जो शासक था, उसने भी कुछ टैक्सेस, ड्यूटीज, ट्रेड ड्यूटीज की डिमांड की वास्को डी गामा से, जो उसने उसको देने से मना कर दिया। और पहली यात्रा से ही, वास्को डी गामा की पहली यात्रा से ही कालीकट के जो जमोरिन थे, जो शासक थे, उनके साथ पुर्तगालियों के संबंध खराब होने स्टार्ट हो गए थे और पुर्तगालियों ने अपने दूसरे ऑप्शन ढूंढने स्टार्ट कर दिए थे। और पहली ही वास्को डी गामा की यात्रा से
अरब देशों के साथ, अरब जो ट्रेडर्स थे उनके साथ इनके जो टकराव के रास्ते थे वो तैयार हो गए थे। खैर, जब वास्को डी गामा आया, वो कहते हैं जो पुर्तगाल की सबसे बड़ी गलती क्या की, स्टार्टिंग में पुर्तगाल से सिर्फ 4 शिप जहाज लेके चला था और 170 आदमी थे। ये कहते हैं वास्को डी गामा की सबसे बड़ी कमजोरी सिद्ध हुई थी कि उसके पास ज्यादा फोर्स नहीं थी कि वो अरब व्यापारियों का या लोकल जो कालीकट के शासक था उनका मुकाबला कर सकता था। तो इन 4 शिप में से 3 के नाम हिस्ट्री में मिलते हैं। पहले शिप का नाम साओ गैब्रियल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, खासकर केबीसी में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड शिप का नाम साओ राफेल और थर्ड शिप का नाम है बेरियो। फोर्थ का नाम कहीं हिस्टोरियंस को मिला नहीं है, उसके ऊपर डिस्प्यूट अभी कुछ पता नहीं है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने यहाँ पे आपको नोट करके दे दी। इसके बाद अगस्त 1498 में, अगस्त 1498 में कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके जो उसके पास 2 शिप बचे थे ठीक ठाक, उनको उनमें मसाले लेके और 1498 में वो भारत से वापस रवाना हो गया और 1499 1499 में वास्को डी गामा जो था वापस से पुर्तगाल में पहुंच गया। अब दोस्तों देखा जाए, जो मेन काम वास्को डी गामा को मिला था वो था सी रूट खोजना इंडिया के लिए, और उसको वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर गया। ये उसकी अचीवमेंट थी, इसलिए पुर्तगाल में वो काफी फेमस हो गया था और राजा उससे काफी खुश था, वहां का राजा, और उसको प्रॉमिस किया कि अगली बार फिर हम आपके नेतृत्व में दोबारा से भारत के लिए एक नया अभियान स्टार्ट करेंगे, एक्सपेडिशन स्टार्ट करेंगे। और बाद में वास्को डी गामा 1502 में दोबारा फिर से भारत में आया था और थर्ड टाइम 1524 में ये भारत में आया था, और अब की बार वाइसराय बनके, क्योंकि अब तक स्टैब्लिश हो चुके थे पोर्तुगीज, तो वाइसराय बनके, पुर्तगाल का वाइसराय बनके ये भारत में आया था। और शायद 24 दिसंबर 1524 को कोचीन में इसकी डेथ हो गई थी बीमारी के कारण। ये क्रिसमस से एक दिन पहले आई थिंक कोचीन में मरा था, ये श्योर है कि कोचीन में इसकी डेथ हो गई थी, जो हमारा केरल का शहर। तो दोस्तों इसके बाद पुर्तगाल का जो प्रिंस राजा था उसने सोचा कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि कहीं अरब ट्रेडर्स ज्यादा आधिपत्य, ज्यादा कंट्रोल स्टैब्लिश ना कर ले, और इधर जो अफ्रीका के पास इजिप्ट के जो बिजनेसमैन थे, इनका भी ट्रेड जो होता था इनके साथ होता था, वेस्टर्न अफ्रीका के लोगों के साथ, और कुछ कुछ इंडियन ट्रेडर्स के साथ भी इनका बिजनेस था। तो इन दोनों के साथ कंपटीशन हो गया, इजिप्ट के लोगों के साथ और अरब लोगों के साथ। तो इस कंपटीशन में बढ़त बनाने के लिए, अपना एडवांसमेंट दिखाने के लिए नया मिशन सेट किया गया भारत के लिए, और जिसकी कमांड देगी पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। ये नया कमांडर बनाया गया, पिछली बार वास्को डी गामा था, अब की बार पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। और अब की बार काफी सबक सीखा इन्होंने। अब की बार 13 शिप का एक बड़ा बेड़ा, 13 शिप का बड़ा बेड़ा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 13 जहाजों का एक बड़ा बेड़ा अब की बार तैयार किया गया, जिसमें 1500 आदमी रखे गए, यानी कि सैनिक भी रखे गए, असला बारूद भी रखा गया, हथियार भी रखे गए, और कुछ क्लर्क वगैरह रखे गए, हिस्टोरियन रखे गए, पादरी रखे गए। तो इनका मेन जो टारगेट था, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल को जो मेन टारगेट दिया गया, उसको दिया गया कि भाई आपको जाके भारत में एक अच्छी संधि करनी है, एक ट्रीटी करनी है, जिस ट्रीटी के तहत हम लंबे समय तक मुनाफे का बिजनेस करते रहे, मसालों का बिजनेस करते रहे। और इसके बाद दूसरा जो काम दिया गया उसको कि फैक्ट्री, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है भारत के शहरों में जाके, और मसाले लेके वापिस आना है, आपको मसाले भी लेके वापिस आना है। इसके बाद एक और पर्पस था उनका, रिलीजन का। जब वास्को डी गामा 2-3 महीने पहली बार भारत में आया था तो उसने देखा था कि गोवा के आसपास जो है कुछ क्रिश्चियन लोग रहते हैं, क्रिश्चियन जो लोग हैं वो गोवा में रहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन वास्को डी गामा ने उनको दी कि भाई आप चाहो तो अपने
प्रीस्ट पादरी वगैरह वहां पे ले जाओ और अपने चर्च वगैरह अपना रिलीजन को भी आप वहां पे स्प्रेड कर सकते हो। इसलिए ये टारगेट भी छोटा रखा गया था कि मिशनरीज वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज भी स्टैब्लिश करनी। खैर 9 मार्च 1500 को ये फ्लीट पुर्तगाल से रवाना हुआ और 22 अगस्त को हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंच गया और सितंबर 1500 में ये भारत में कालीकट में पहुंच गया। अब की बार इनके टारगेट पहले से सेट थे। ये ज्यादा प्रीसियस सोने चांदी के गिफ्ट लेके आए। पिछली बार जो वास्को डी गामा था वो ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेके नहीं आया था, इसलिए जमोरिन खुश नहीं हुआ था। अब की बार जमोरिन के लिए सोने चांदी हीरे जवाहरात काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट पेड्रो अल्वारेस ने राजा की तरफ से पेश किए। अच्छी मीठी मीठी लैंग्वेज में बड़े प्रशंसा पत्र राजा की तरफ से इसको गिफ्ट किए, जिससे कालीकट का जो जमोरिन था वो काफी खुश हो गया और उसने कालीकट में एक छोटी सी फैक्ट्री इनकी स्टैब्लिश करा दी। इनको जगह दे दी कि आप यहां पर क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। लेकिन पेड्रो अल्वारेस ने अपनी सुपरमेसी दिखाने के चक्कर में अरब ट्रेडर्स के साथ कुछ पंगा ले लिया था और उनकी तो पहले से ही दुश्मनी थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म अलग था और ईसाई धर्म अलग था, इसलिए भी उनके बीच में आपस में झगड़ा था। तो अरब ट्रेडर्स ने उनकी फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर दिया, जिस कारण 50 पुर्तगाली जो वर्कर थे वो मारे गए और जमोरिन भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी पुराने टाइम से मुस्लिम ट्रेडर्स को, अरब ट्रेडर्स को जानता था। जब पुर्तगाली अल्वारेस ने जमोरिन को कहा कि आपने हमारी हेल्प क्यों नहीं की, आप फैक्ट्री को टूटते हुए देख रहे थे, तो इस बात पे इनके बीच में डिफरेंस पैदा हो गए और कालीकट का राजा जो था, कालीकट का उस टाइम का जो भी इंचार्ज था, शासक था, वो अगेंस्ट हो गया पुर्तगालियों के, ज्यादा खुल के उनकी सपोर्ट नहीं कर पाया। पुर्तगालियों के पास अच्छे वेपन थे, इसलिए उन्होंने गुस्से में आके पूरे एक दिन के लिए कालीकट के ऊपर बॉम्बिंग की, कालीकट को बुरी तरीके से बॉम्बार्ड किया, बहुत ज्यादा बॉम्ब उसके ऊपर छोड़े। इससे उनके बीच में ज्यादा मतभेद और बढ़ गए और इसके बाद जो पेड्रो अल्वारेस था उसने कालीकट को छोड़ के केन्नानूर, जो आज का केरल का कन्नूर शहर है, कोचीन और आसपास के जो तटीय क्षेत्र थे, नीचे एक और शहर है कोचीन के नीचे कोलम, इन एरियो में अपने बिजनेस के ठिकाने ढूंढने स्टार्ट कर दिए और जाने से पहले, भारत से जाने से पहले उसने जो उसके ऑब्जेक्टिव थे, ट्रीटी, फैक्ट्री लगाने का और मसाले लेके जाने का, उसमें काफी सफलता प्राप्त की। हालांकि उसके 13 शिप में से केवल 6 शिप ही वापस लौट पाए और उन 6 शिप में जो स्पाइसेस उसने कलेक्ट किए वो कुछ कोचीन से, कुछ अरब ट्रेडर्स के शिप को लूटा, यानी कि पायरेट्स वाला काम किया और ये मिशन जो है उसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आदमी जो भारत में आता है, सॉरी एक पॉइंट और मैंने मिस कर दिया, पेड्रो अल्वारेस कैब्रियल को जो है एक और काम दिया गया था कि भैया आपने है ना एक और जगह का खोज करनी है। तो ये इसने ब्राजील की खोज और की थी। ये देखो, ये 22 अप्रैल सन 1500 में इसने ब्राजील की खोज भी की थी और ब्राजील की खोज करने के बाद ये आगे इस रूट से बाद में अफ्रीका होता हुआ, ये बिजनेस करता हुआ बाद में ये भारत में पहुंचा था। तो ब्राजील की खोज भी ये क्वेश्चन आ जाएगी कब हुई थी, तो 22 अप्रैल 1500 को ब्राजील की डिस्कवरी हुई थी। अब इस मिशन में इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट आदमी भी थे। इसमें बार्थोलोम्यू डायस भी था, उसका ब्रदर डियागो डायस भी था और
जो वाइस कैप्टन था पिछले प्लान में वास्को डी गामा के साथ, वो भी था। तो बहुत इंपोर्टेंट आदमी थे इसके साथ। ये ज्यादा लंबी स्टोरी हो जाएगी, हम आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है जो थर्ड जो इंपोर्टेंट पर्सन जो पुर्तगीज का जो भारत में आया, जिसने कंट्रोल स्टैब्लिश करने में हेल्प की, उसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था, इसको एक्चुअल में 1505 में फर्स्ट वाइस रॉय, जैसे अंग्रेजों ने वाइस रॉय बनाने स्टार्ट किए थे, तो इन्होंने भी फर्स्ट वाइस रॉय के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारत में भेजा। और जब अब पुर्तगीज का टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि हमें इजिप्ट की सेना से, इजिप्ट की गठबंधन से, अफ्रीका के लोगों के गठबंधन से, अरब ट्रेडर से, इवन यहाँ पे गुजरात के लोकल ट्रेडर्स थे उनके साथ, और कालीकट, यानी कि उनके पास 3-4 जो थे एनिमीज हो गए थे जो उनको रोक सकते थे बिजनेस करने से। तो इन्होंने एक क्लियर कट टारगेट सेट किया कि हमें पूरे इंडियन ओशियन और अरब सागर पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, और उनकी नेवी सुपीरियर थी। तो इस टारगेट के साथ 1505 में अब की बार और ज्यादा 21 शिप लेके, प्लस में 1500 सोल्जर्स लेके, प्लस में 1000 का स्टाफ लेके, और एक्स्ट्रा आदमी भी जो और लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट थी, अब की बार एक काफी बड़ा फ्लीट, जैसा कि फिर से आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये लेके भारत की तरफ चला। और अब की बार इनका क्लियर माइंडसेट था कि अफ्रीका से भी अपने एनिमीज को, प्रतिद्वंदी को साफ कर देना है, और इसके बाद हिंद महासागर पे कंट्रोल करना है, इंडियन ओशन को कंट्रोल करना है। अब दोस्तों, इसका जो मेन टारगेट था वो इसने अचीव किया, और भारत में 1509 तक रहा, और भारत में से जाने से पहले इसने अंजीदीव, ये आप मैप में देख सकते हो, अंजीदीव, कोचीन, कन्नूर, आज का जो पुराने टाइम में कैनानूर नाम था, आज के टाइम में केरल का कन्नूर शहर है। 3 तो ये मेन जो थे, यहां पर अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश कर दी भारत में। इसके अलावा अफ्रीका में भी जो इनका मोजाम्बिक वाला एरिया था, मालिंदी जो पोर्ट था, केनिया में मोम्बासा, इनके ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल काफी ज्यादा सेट कर लिया। इसके लिए इनके बीच इनका काफी संघर्ष हुआ, बहुत लड़ाइयां हुई है अरब लोगों के साथ, कालीकट के राजा के साथ, बहुत सारे गुजरात के लोगों के साथ भी इनकी काफी लड़ाई हुई है। इधर हिंद महासागर में बहुत ज्यादा, अरब सागर में बहुत ज्यादा इनकी कन्फ्रंटेशन हुई है इन सभी पार्टीज के साथ, इजिप्ट वालों के साथ भी। लेकिन वो बहुत लंबी स्टोरी है, हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना कि भारत में इन्होंने कैसे कंट्रोल स्टैब्लिश किया। तो इसके बाद दोस्तों एक और बात हम ऐड कर लें। लास्ट जो मेन पर्सन आया उसका नाम था अल्बुकर्क नेक्स्ट गवर्नर था हमारा, भारत में नया वाइसराय बन के आया था। ये वाइसराय ये कहां से आया? ये अफ्रीका में, कीनिया में, अफ्रीका में 1508 तक ये अफ्रीका में था, लेकिन ये अफ्रीकन एरिया को कंट्रोल में किए हुए था। लेकिन यहां पर जो इसके साथी थे उनके साथ इसका कुछ मनमुटाव हो गया और इसको आदेश मिला कि आप जाके भारत में जाइए। और ये 1508 में वैसे तो भारत में पहुंच गया था, दिसंबर 1508 में। लेकिन 1508 में जैसे ये भारत में पहुंचा, फ्रांसिस्को अल्मेडा ने इसको कैद कर लिया और इसको अपनी इसको वाइसराय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नहीं दी, क्योंकि जो इजिप्ट के जो लोग थे उनके साथ लड़ते हुए उन्होंने फ्रांसिस्को दा अल्मीडा के बेटे को मार दिया था और उसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इस चार्ज अल्बुकर्क को नहीं दिया। लेकिन फाइनली जैसे ही अल्मीडा को अपने टारगेट में सफलता मिल गई तो वो वापिस पुर्तगाल पहुंच जाता है और अल्बुकर्क जो है नेक्स्ट वाइसराय भारत में पुर्तगालीज का अपॉइंट हो जाता है। अब इन श्रीमान ने, अल्बुकर्क ने और ज्यादा मजबूती दिखाने की कोशिश की और इन्होंने पूरे इंडियन ओशियन पे, इधर जो रेड सी है, यहां पर आपको पता है सऊदी अरेबिया है,
सऊदी अरेबिया के बीच में इधर मिस्र के साथ ये है इधर रेड सी पे कंट्रोल, अब गल्फ ऑफ एडन, और इधर मलेशिया की इधर जो है मलेशिया वगैरह देश है उधर तक अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था, और अफ्रीका पे तो इनका कंट्रोल पहले ही हो चुका था। और एक और खास बात इसने जो सबसे बड़ी की थी, इसने 1510 में 1510 में गोवा को अपने कंट्रोल में कर लिया, लड़ाई करके गोवा को जीत लिया। उस समय पर बीजापुर रियासत का एक शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसको युद्ध में हरा दिया एक हिंदू आदमी की मदद से, और गोवा को उसने 1510 में अपने कंट्रोल में कर लिया। और गोवा को अपने कंट्रोल में करने के बाद इसने क्या किया, अपने साथ जितने भी बहुत सारे पुर्तगाली अब तक भारत में आ चुके थे सोल्जर्स को, और जितने भी उनके कलर वगैरह थे उनको कहा कि आप इंडियन जो व्यूमेन है उनके साथ शादी कीजिए और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाइए। अगर हम यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा पाएंगे तो ये हमारी हेल्प करेंगे, हमारे से घुल मिल जाएंगे और हम यहाँ पे धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो ये जो नीति थी इसकी, ये बहुत काम आई इंडियन औरतों से शादी करने वाली। तो अल्बुकर्क वो आदमी था, गवर्नर था जिसने गोवा को कैप्चर किया। इसके अलावा इससे पहले दमन, दीव, ये सब एरिया जो थे ये भी इसने ही जीत लिए थे, इकट्ठे ही लड़ाई हुई थी दमन, दीव और गोवा के लिए। तो दोस्तों अब आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि सबसे पहले वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा ने पहला काम किया, सी रूट खोज दिया भारत के लिए। उसके बाद पेड्रो अल्वारेस कैब्रल आया जिसने पुर्तगालियों की पावर को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद फ्रांसिस्को अल्मीडा ने उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, और अल्बुकर्क ने तो बिल्कुल गोवा को पुर्तगालियों की कैपिटल बना दिया। ऐसा कहते हैं कि गोवा जो था उस समय पर लिस्बन में जो फैसिलिटी थी, पुर्तगाल की कैपिटल थी, उसको भी टक्कर देता था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो लिस्बन से भी ज्यादा गोवा में स्टार्ट होने के लिए तैयार थे। खैर एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पुर्तगाली जो लोग थे वो भारत आए ही क्यों, यानी कि यूरोपियन ही जो है भारत में आए क्यों, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैं एक छोटी बात बताता हूं। आप देखोगे, आपको पता है यहां पर जो है ना, यहां पर स्पेन या मैप में देख रहे हो फ्रांस, स्पेन, इधर आपके इटली देश है, इधर आपके स्विट्जरलैंड देश है, ऊपर जर्मनी है, इधर रोमानिया है, ये बहुत सारे देश है, ग्रीस वगैरह, ऐसे बहुत सारे देश है। और बाद में जाके है ना यहाँ पे इराक, और ऊपर तुर्की देश आता है, तुर्की। इस तुर्की के कारण ही समस्या पैदा हुई। आपने नाम सुना होगा ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर पुराने समय में ओटोमन साम्राज्य था, यानी कि इसको कह सकते हैं मुस्लिम साम्राज्य, जिसका हेडक्वार्टर तुर्की था। कहते हैं कि 1453 में 1453 में जो है, जो यूरोपियन जो थोड़ा बहुत बिजनेस करते थे, ये इराक, ईरान, वेस्टर्न एशिया के जो लोग थे भारत के साथ बिजनेस करते थे, और फिर वो वाले जो लोग आगे थे यूरोप के साथ बिजनेस करते थे। तो जैसे ही 1453 में ओटोमन एम्पायर तुर्की में स्टैब्लिश हो गया, यानी कि मुसलमानों का शासन स्टैब्लिश हो गया है, उन्होंने वेस्टर्न लोगों के साथ भारत को काट दिया। जो भारत से सामान उधर जाता था वो एरिया मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। इसलिए यूरोपियंस को बिजनेस के नए ऑप्शन तलाशने पड़े और ऑल्टरनेट रूट्स खोजने पड़े। किसी ने अमेरिका को खोज दिया, किसी ने ब्राजील को खोज दिया, और भारत को तो उनको पहले से पता था कि भारत के साथ बिजनेस करना तो भारत के लिए सी रूट खोजना पड़ेगा, क्योंकि लैंड रूट बहुत कॉस्टली उनको पड़ता था। तो मेन एक ये भी घटना है कि ओटोमन एम्पायर का जो स्ट्रॉन्ग होना जो है तुर्की में, ओटोमन एम्पायर जो है, क्योंकि तुर्की जो है वो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला कंट्री है। तो तुर्की में ओटोमन एम्पायर स्टैब्लिश होने के कारण भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश गुलाम हुआ, नहीं तो वो ट्रेड चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूं कि कहोगे सर मजाक कर रहे हो, हमारा जो देश गुलाम हुआ वो मसालों के कारण गुलाम हुआ, स्पाइसेस के कारण गुलाम हुआ। मेरा तो मानना यही है दोस्तों, क्योंकि ये मसाले इतने ज्यादा फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए कि इन मसालों के
पीछे 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 यूरोपियन भारत में आ गए और अंततः फाइनली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इन सभी को हरा दिया, पीछे खदेड़ दिया, आउटविट कर दिया और अपनी मोनोपोली भारतीय मार्केट में स्टैब्लिश की थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देख लिया कि किस तरीके से पुर्तगाली जो है काफी स्ट्रांग हो गए थे भारत में आने के बाद। अब देखेंगे कि पुर्तगाली भारत से गए क्यों नेक्स्ट वीडियो में। एक रीजन तो मैं ही आपको हिंट देता हूं, पुर्तगालियों का भारत से जाने का जो मेन रीजन था, एक तो वो था कि इनका जो विवाद था लोकल लोगों के साथ भी था, अरब ट्रेडर्स के साथ भी था, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और भी आ गई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ गई थी। तो कई फ्रंट पे इनको विरोध का सामना करना पड़ा और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि इतने ज्यादा कंपटीशन में बिजनेस करना ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि उसमें आर्मी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई थी ज्यादा। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ब्राजील की डिस्कवरी इन्होंने कर ली थी और धीरे धीरे इन्होंने अपना जो बिजनेस था वो ब्राजील की तरफ भी कन्वर्ट कर दिया। इनका ज्यादा फोकस ब्राजील की तरफ हो गया और इस तरीके से जब इनका ध्यान ब्राजील में ज्यादा हो गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने का मौका मिला। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांस के लोगों को हराकर भारत में एक छत्र अपना राज्य स्थापित किया, अपना एम्पायर स्थापित किया। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के सामने आए हैं, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।